माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th बायोलॉजी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, यानी कि आपकी जो कक्षा 12 जीव विज्ञान की बुक है उसमें से 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और जो प्रश्न होने वाले हैं उनमें शामिल हैं महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं और महत्वपूर्ण आपकी टिप्पणियां, क्योंकि जो भी परिभाषाओं और टिप्पणियों को लेकर क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो 20 क्वेश्चन लिए गए हैं इनका मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे में आपके पास समय तो बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास आप समझिए ना के बराबर समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसे में आपको करना क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपको लगभग 10 साल के पीछे के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 आपको सॉल्व कर लेने हैं, लगभग 10। अगर इससे भी ज़्यादा हो सके तो इससे ज़्यादा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक आपको क्राइटेरिया पता लग जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं और किस क्राइटेरिया से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आपका जो इस साल का सिलेबस है वो 30% कट ऑफ के साथ है कि नहीं है? ठीक है, 30% कट ऑफ के साथ है, लेकिन आपको पढ़ना इस साल 70% है। लेकिन जब आप 2 साल पीछे के पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर तो कट ऑफ था नहीं, तो वहाँ से पर तो आपको 100% बुक का सिलेबस दिया गया है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा। तो वो क्वेश्चन आप निकाल दीजिए जो आप आउट ऑफ सिलेबस हैं आपके लिए, तो आप उन क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से तैयारी करना। आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में 2-4 बार आ चुके हों। ठीक है, इन क्वेश्चनों को पढ़िए। तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, अपयुग्मन क्या है? जो अपयुग्मन होता है क्या है? एपोगेमी। देखिए, अपयुग्मन इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोगेमी। एपोगेमी देखिए, आप समझिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एपोगेमी को क्या करेंगे, वो एग्जामिनर हिंदी में लिख देता है। एपोगेमी जो होता है इसको हिंदी में लिख देता है। जो पेपर बनाता है वो क्या करता है, बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए, जैसा कि एपोगेमी है। एपोगेमी आपने अपयुग्मन पढ़ा है कि अपयुग्मन तो आप पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ पर आ गया एपोगेमी। तो हम जिस भी क्वेश्चन की या जिस भी टर्म की हम इंग्लिश बताएं, आपको उस टर्म की इंग्लिश तो जरूर तैयार कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर एक एपोगेमी के नाम से भी क्वेश्चन मिला होगा। तो क्या होता है, बच्चे छोड़ कर चले आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको, मैं जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ वो आपको छूटना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से पूछता है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए अपयुग्मन या एपोगेमी के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, जब भ्रूण का निर्माण, आपका जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका अगुणित कोशिका से, जैसे देखिए भ्रूण का जो निर्माण होता है वो अंड कोशिका से ना होकर किसी अन्य अगुणित कोशिका, जैसे सहायक कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका या प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। देखिए, जैसे कि अगर भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से हो जाए, जैसा कि, और अन्य कोशिका, अन्य अगुणित कोशिका कौन सी होनी चाहिए, जैसा कि अगर हम बात करें सहायक कोशिका हो या प्रतिध्रुवीय, आपने पढ़ा होगा द्विध्रुवीय केंद्रक, तो उन्हें भी हम प्रतिध्रुवीय कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना, क्या बात है कि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अगुणित कोश किसी अन्य भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से हो जाना। और इसमें जैसे कि अगर हम बात करें किससे हो जाना, लगभग में पूछ देता है किससे हो जाना, तो सहायक कोशिका और प्रतिध्रुवीय कोशिका से हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहलाती है, इस क्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी।
अनिषेक फलन को इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। देखिए क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी पार्थेनोकार्पी के नाम से आता है, कभी कभी अनिषेक फलन के नाम से आता है। तो इसीलिए हमने आपको वो चीज़ बता दी कि यानी कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरा टारगेट ये है आपका कि परिभाषा दीजिए। कभी कभी पूछ देता है पार्थेनोकार्पी की हमें टिप्पणी कीजिए या अनिषेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए जैसा कि अगर आपसे 4-5 नंबर में क्वेश्चन एक दे दिया गया, उसमें 4 टिप्पणियाँ दे दी गई 1-1 नंबर की, या 5 टिप्पणियाँ दे दी गई, ठीक है। तो इस तरीके से टिप्पणियाँ आ जाती हैं, उसमें 1-1, 2-2 नंबर की टिप्पणियाँ होती हैं। तो हो सकता है उसमें अनिषेक फलन आ जाए, अपयुग्मन आ जाए, या मैं अन्य जो टिप्पणियाँ बताऊंगा या अन्य परिभाषाएं बताऊंगा या अन्य क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आपको फंस जाए। तो आइए देखिए अपोगेमी यानी कि पार्थेनोकार्पी क्या होती है। पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जैसा कि आपको उदाहरण से अनिषेक यानी कि सेक मतलब निषेचन से। देखिए अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन से फल बन जाए, आपका फर्टिलाइजेस्ट ना हो, जो परागकण है जो वर्तिकाग्र पर आके ना गिरे, निषेचन ना हो, लेकिन हो क्या, फल बन जाए। फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। समझिए, बिना निषेचन के निषेचन नहीं हुआ और फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। जब अनिषेक फलन ही हुआ तो इसमें बीज का निर्माण नहीं होगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात कर लें तो आपका जो केला होता है, आपने कभी केले में बीज देखा है क्या, अंगूर में बीज देखा है क्या, या अनानास में आपने बीज देखा है। इन चीज़ों में आप लोगों ने बीज नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वही बात है, बिना निषेचन से फल का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और इसमें एक मुख्य बात है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। और समझिए किसमें बीज का निर्माण नहीं होता, तो इसके उदाहरण की भी बात कर लेते हैं, जैसा कि केला हो गया, आपका अनानास हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि अनिषेक जनन, देखिए अनिषेक जनन, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था अनिषेक फलन के बारे में, अनिषेक फलन बिना निषेचन से फल का निर्माण, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन से बिना निषेचन से जनन हो जाए, बिना निषेचन से जनन की क्रिया, जनन हो जाने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। समझिए, बिना अनिषेक फलन क्या था, बिना निषेचन से फल बन रहा था, उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते थे। और बिना निषेचन से क्या हो रहा है, जनन हो रहा है, तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहेंगे। और देखिए यहाँ था पार्थेनोकार्पी और यहाँ पर क्या है, पार्थेनोजिनेसिस है, और ये क्या है, पार्थेनोकार्पी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसमें बिना निषेचन से जनन की क्रिया की बात करें तो ये ऐसे कौन से उदाहरण है जिनमें होता है, जैसा कि आपने सुना होगा टर्की पक्षी में होता है, आपकी मधुमक्खी में होता है, और आपकी छिपकली में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, लगभग 2019 शायद, इससे पहले आया था, ठीक है, या 19 में आया होगा शायद, हमें कुछ ध्यान नहीं, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, हमें स्टूडेंट ने दिखाया था कि सर ये क्वेश्चन आया। तो उसमें ये तीनों ऑप्शन दिए थे, ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन दिया था ये सभी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सभी मार देना है। इसमें देखिए अगर कहीं पर 2 ऑप्शन दिए हैं, समझिएगा, एक बात समझ लीजिए, अगर 2 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन कोई अंत दिया है जो आपको नहीं पता है, और इसमें एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, या एक ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से सभी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि इसमें से कोई मार दे, क्योंकि इसमें से कोई एक तो मिल रहा है आपको ना, और वहाँ पर एक नहीं पता हो सकता है, उसके बारे में अभी हमने जैसे कि नहीं आया, कोई अन्य जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें लिखा होगा, वहाँ से एग्जामिनर ने उठा लिया। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने 2 स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। तो स्टूडेंट आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा, जैसा कि 240 परागकणों के निर्माण में कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। जैसा कि आपको लग रहा होगा ये मैथ या फिजिक्स का सवाल है, लेकिन इस तरीके से बायोलॉजी में भी सवाल आते हैं। कौन कहता है कि बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, आपको ये तो न्यूमेरिकल ही दिख रहा है ना, कि 240 परागकणों के निर्माण में कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। अगर आपको मैथ नहीं आती कि आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना, तो मैथ का आपके लिए भी बहुत योगदान अच्छा है। देखिए 240 परागकणों के निर्माण में कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। देखिए 240, हमें 240 परागकण बनाने हैं, 240, और इसमें कहता है कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता, यानी कि मदर सेल्स। आपने शुक्र जनन की क्रिया या आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ी होगी, उसमें एक मदर सेल होती है, वो डिवाइड होकर क्या 4 बना देती थी, उसमें बहुत सी स्टेज आती थी।
गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्व प्रवस्था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता था कहीं हमारा जाके ओवम वो स्पर्म। तो स्पर्म में उसमें जो हमारी एकमात्र कोशिका जो होती थी, ठीक है, तो वहाँ से हमारे 4 स्पर्म बन जाते थे, 4 स्पर्म बन जाते थे। तो हमें क्या करना, हमें पता है कि एक सेल अगर हमारी डिवाइड करती है तो वो 4 बनाती है, तो हमें 240 परागकण चाहिए, या समझ लीजिए हमें परागकण चाहिए, ठीक है। तो एक जो सेल डिवाइड करती है 4 परागकण बनाती है, तो 240 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे परागकण आ जाए, जो मात्र कोशिका है उनकी संख्या आ जाएगी। जैसा कि हम 240 यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर, और अपॉन 4, 4 छिंग 24 यानी कि 60, यानी कि हमें कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, 60 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी 240 परागकणों के निर्माण के लिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि भ्रूणपोष जो होता है उसका कार्य लिखिए। जो आपका एंडियोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, उसके कार्य लिखिए। देखिए भ्रूणपोष का कार्य लिखना है हमें, ठीक है। भ्रूणपोष के क्या कार्य होते हैं? देखिए भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या होता है कि आप जिस समय अपने, जैसा कि अगर हम गेहूं की बात करें, अगर कोई भी अनाज की बात करें, तो अनाज आपके घर में रखा रहता है, बहुत समय तक रखा रहता है, लेकिन जब आप उसको खेत में डालते हैं तो वो जम जाता है ना। तो वहाँ पर समझिए वही बात यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए भ्रूणपोष की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। सबसे मेन बात, जो भ्रूणपोष की सेल्स होती हैं उनमें क्या संचित रहता है, खाद्य पदार्थ हमारा संचित रहता है। दूसरी बात, भ्रूणपोष जो होता है अंकुरण के समय नवोदित पादप जो होता है उसको पोषण प्रदान करता है। जैसा कि अगर आपने बीज खेत में डाल दिया, उसके कुछ समय बाद क्या करते हैं, आप उसमें पानी लगाने जाते हैं, लेकिन होता है क्या, तब तक वो बीज सूख जाता, तब तक वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन होता है क्या, उसे अंकुरण करने में मदद कौन करता है, जो उसका एंडियोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष होता है। जो भ्रूणपोष होता है वो इसको यानी कि जो नवोदित पैदा है उसको पोषण प्रदान करता है और उसको जमने में या अंकुरण होने में मदद करता है। जैसा कि हमारा जो तीसरा टॉपिक है, ये भ्रूण की विकास में भी सहायता करता है। अगर वो देखिए समझिए, अगर उसके अंकुरण या नवोदित पौधा जो होता है अब विकास करेगा, तब जब उसको पोषण मिलेगा तभी तो विकास होगा, यानी कि उसके विकास में भी सहायता करता है, किसके, भ्रूण एम्ब्रियो के, ठीक है। तो ये तो आपको तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा और कई टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा। हमें नहीं मालूम है आपको किसने क्या पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 2 लाइन में ये टॉपिक क्लियर करके दूंगा। देखिए जैसा कि रजोस्त्राव या रजोदर्शन पर टिप्पणी करिए। जैसा कि रजोस्त्राव क्या होता है, अगर कोई फीमेल है या कोई मादा है तो उसमें जो जीवन काल में प्रथम बार जो ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव होने को हम जो रजोदर्शन की क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई फीमेल है या कोई गर्ल है, उसमें जब प्रथम बार या पहली बार रजोस्राव होता है, ऋतुस्राव होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, होने को जो होता है रजोदर्शन कहते हैं। और ये लगभग 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। और देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता है किसी किसी के में, तो मैं वहाँ पर अपवाद बता देता हूँ। जैसा जिसका खान पान होता है, जैसी जिसकी हेल्थ होती है, जैसा जिसका जो वातावरण होता है, समझिए कि हर चीज़ वातावरण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसा कि जिसका भी जैसा पौष्टिक आहार होता है, खान पान पर भी ये चीज़ें निर्भर करती है, लेकिन मिनिमम एज आपको इतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारे 7 सामने है कि रजोनिवृत्ति। जैसा कि रजोनिवृत्ति की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अभी तो हमने बात की रजोदर्शन की, अब हम बात कर लेते हैं रजोनिवृत्ति पर टिप्पणी करिए। रजोनिवृत्ति पर टिप्पणी करने का मतलब समझिए, यदि कोई माता है उसमें जीवन काल यानी कि फीमेल में शुरू हुआ, मैच्योर साइकिल, ऋतुस्राव शुरू हुआ, अब क्या होगा, वो बंद तो हो जाएगा, किसी एक समय बाद वो बंद भी होगा। तो समझिए किसी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद होने, जो आर्तव चक्र चल रहा था वो स्थायी रूप से बंद हो गया, उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी कि किसी भी फीमेल में वो स्थायी रूप से बंद हो गया। और आप इसमें भी नोट पॉइंट एक ध्यान रखना कि इसकी जो एज लिमिट होती है या आयु लिमिट होती है वो 45 से 50 वर्ष होती है। तो यहाँ पर भी हम कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर भी ध्यान ना देना, लेकिन अगर आपको ये विकल्प मिलते तो वहाँ पर यही मारना है। लेकिन अगर हम लाइफ चेंजेस की बात करें तो ऐसा अब नहीं रहा है, खान पान पर निर्भर हो गया है। आपने सुना होगा कि 760 ईयर की जो एक फीमेल थी उसने अपने एक नॉर्मल शिशु को जन्म दिया है, तो वहाँ पर लगभग ये चीज़ अब नहीं, यानी कि जो हमारी जो वैज्ञानिक लिख कर गए हैं उसी को हम मानते हैं। लेकिन इतनी भी आपको ये जो
एज लिमिट दी गई है, इतनी ही बुकों में भी लिखी मिलेगी, हर बुक में कुछ अलग अलग होगी। तो आपको वहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं उनको अकॉर्डिंग आपको मारना है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपके लिए हीरा क्वेश्चन है। आपको इसको क्वेश्चन को लर्न ही कर लेना है। आप इस पर कम से कम 10 स्टार लगा लेना। जैसा कि क्वेश्चन कहता है सेरोगेसीमा, या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा सेरोगेटमा, सरोगेटमा, या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा किराए की माँ, या यहाँ पर लिखा मिल सकता है किराए की कोंख। पर हमको टिप्पणी करना है ये क्या होता है। सेरोगेट का मतलब आप ये मत समझ लेना जो गेट ऐसे जो किवाड़ा आप जो आपके डोर होते हैं वो आप गेट समझ लें, वो गेट नहीं है। यहाँ पर सरोगेट माँ होती है, या यहाँ पर आपको मिल सकता है सरोगेसी माँ, या किराए की माँ, या किराए की कोंख के नाम से क्वेश्चन मिल सकता है। और ये आपके चांस 100% हैं कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझिए इस टॉपिक को। पहले हम आपको परिभाषा समझा देते हैं, फिर हम आपको एक अपने लाइफ चेंजेस के बारे में समझा देते हैं कि आपकी जो वर्तमान जीवन है उसमें इसका क्या महत्व है। समझिएगा इसमें होता क्या है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि अगर हम मान लीजिए अगर कोई स्त्री ऐसी है जो गर्भ धारण करने में सामर्थ्य नहीं है, यानी कि जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ऐसे में होता क्या है उसमें IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित, जो उसका भ्रूण होता है उसको दूसरी महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिस महिला में स्थानांतरित किया गया, इस महिला में भ्रूण का विकास होता है। किसमें? दूसरी महिला में। अतः ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री का भ्रूण का विकास कराया जाता हो उसे सेरोगेट माँ, किराए की माँ, या उसे सेरोगेसी माँ, या आप उसको किराए की कोंख भी कह सकते हैं, क्योंकि कोंख से ही जन्म होता है। समझिए जैसा कि IVF क्या होता है, कल्चरल माध्यम IVF द्वारा होता है, एक तकनीक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा। क्या होता है कि अगर कोई स्त्री ऐसी है जो फर्टिलाइजेस्ट तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको गर्भ धारण करने में असमर्थ है, फर्टिलाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, लगभग जाइगोट भी बन जाता होगा, तो उसमें क्या होता है गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जो उसको भ्रूण होता है वो निकाल लिया जाता है। उसके भ्रूण को निकाल लिया जाता है IVF तकनीक द्वारा, और उस भ्रूण को किसी दूसरी महिला में के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरी महिला का जो गर्भाशय होगा उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। और स्थानांतरित करने पर होता क्या है, जिस महिला में किसमें, दूसरी वाली जिसमें भ्रूण को स्थानांतरित किया गया था, उस महिला के अंदर भ्रूण का विकास होता है, और जो महिला होती है नॉर्मल शिशु को जन्म देती है, ठीक है। और अतः ऐसी स्त्री, किसी स्त्री जिसमें भ्रूण इसको स्थानांतरित किया गया, जिसमें दूसरी किसी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता हो, उसे ही सेरोगेट माँ, सारोगेसी माँ, या किराए की माँ, या उसे किराए की कोंख भी कह सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग वाला होता है और सबसे अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक्स मटेरियल किसे कहते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आपने समझा होगा कि आनुवांशिक पदार्थ DNA होगा या फिर RNA होगा। होता क्या है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होगा जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ। ऐसा कोई पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। समझिएगा, अगर आप अपने बाबा या दादी या माता या पिता से कुछ लक्षणों में समान होते हैं, कहता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये लड़का, उनका लड़का, फलाने का लड़का बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया है, यानी कि माँ के जैसा। तो हुआ क्या है कि जो माँ के जो जीन्स थे वो आनुवांशिक, यानी कि जीन विनिमय, या जिस समय वो बन रहा होगा उस समय जो माँ के जीन्स होंगे वो ज़्यादा गए होंगे, यानी कि माँ के जीन्स जो होंगे वो उस पर प्रभावी हो गए ज़्यादातर, तो माँ के जैसा हो गया। अगर पिता के प्रभावी हो जाते तो पिता जैसा, तो मतलब आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक्स मटेरियल है, मटेरियल के द्वारा होता है। देखिए होता क्या है, DNA या RNA। तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, DNA होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA। तो DNA के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन्स के जरिए ही ये चीज़ होती है।
तो यानी कि आप लोग अपनी माँ या पिता के समान जो दिखते हैं वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का यानी कि जेनेटिक मटेरियल का ही प्रभाव होता है और आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही आप अपने माता पिता से दिखते हैं, माता पिता जैसे दिखते हैं। तो यही कारण है। और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, कुछ में आरएनए होता है, वायरस कुछ होते हैं उनमें आरएनए भी होता है। तो एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है या इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, कभी कभी देखिए इस जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इंग्लिश वर्ड है ना, तो मैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इंग्लिश में लिखना चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, ऐसा आपको रीजन लग रहा होगा ना। तो कभी कभी क्वेश्चन इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग हिंदी में लिख कर आ जाता है और बच्चे को कन्फ्यूज करके फेंक देता है एग्जामिनर, और बच्चे क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट क्वेश्चन करके आते हैं वही टॉप करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मैंने वो सभी तरीके आजमा लिए हैं जिनसे आपको क्वेश्चन समझाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरा कोई क्वेश्चन पढ़ लिया वो छूटना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जैसा कि आप लोग समझिएगा आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन कर, आनुवंशिक पदार्थ हमने अभी बात की क्या होता है, डीएनए होगा या आरएनए, यहाँ पर भी वही बात। आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने वाला, तो वही तो इंजीनियर होता है। कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है डीएनए या आरएनए की जो संरचना होती है, हर चीज़ की संरचना होती है, में परिवर्तन कर, उसमें क्या करें, उसे परिवर्तन कर दें और इसे पोषक कोशिका में, पोषक का मतलब दूसरी कोशिका में प्रवेश कराना, उसे दूसरी जो कोशिका है उसमें प्रवेश करा दिया, जिससे उसमें फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके। यानी कि कोई भी ऐसा जीन है, जैसे कि अगर बात करें आनुवंशिक पदार्थ जो है उसमें क्या करें, अगर कोई रोग ग्रसित है तो कभी कभी क्या होता है, उस रोग को ग्रसित उसको निकाल दिया जाता है और उसमें इच्छित जीन डाल दिया जाता है, तो वो चीज़ बनने लगती है। जैसा कि आपने बीटी कपास के बारे में सुना होगा, बीटी फसलों के बारे में आपने सुना होगा, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसको उसमें डाल दिया गया। कैसे डाला, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही तो डाला गया, ऐसा क्या संभव है, तो उसमें डाल दिया गया। तो वो जो जीन जो जेनेटिक वो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस था, जो भी टॉक्सिन बना रहा था वो प्लांट में भी बनाना लगा। तो क्या हुआ कि जो उस पर कीट या कीड़े आते थे, उसको प्लांट को यानी कि कॉटन यानी कपास मान लीजिए, तो कपास को जब खाते थे तो वो उससे भी जो उसमें जहर बन रहा था बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के जरिए उसमें भी बनने लगा। तो वो जैसे ही खाते वो उस कीट को मर जाते, जिससे कि कीट उस पर यानी कि उसको नुकसान करना कम कर दिया। तो उसके जो लक्षण प्रारूप थे उसमें परिवर्तन कर दिया, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो आई होप एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि जंपिंग जीन क्या है। देखिए जंपिंग जीन आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है और जंपिंग जीन इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, लिखा कैसे भी मिल सकता है। कभी देखिए हिंदी मीडियम जो भी समझिए आप थ्योरी दी है वो लगभग फॉरेन राइटर्स ने ही दी थी, इंग्लिश वैज्ञानिकों ने ही दी हैं, और हम लोगों ने हिंदी में अपनी अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। कोई जंपिंग जीन इस तरीके से लिखता है, कोई जंपिंग जीन ऐसे, जंपिंग ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, और आप जैसे लिखते होंगे वो आपकी मर्जी। देखिए जंपिंग जीन क्या होते हैं, जंप मतलब कूदना, समझते हैं कि इतनी जंप कर जाते हैं। जंपिंग जीन यानी कि कूदने वाले जीन, आप समझिए जंपिंग मतलब कूदने वाले जीन। तो जीन वे जीन जो जीनों में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, यानी कि इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, स्थिति बदलते, इधर कूदे उधर कूदे, यानी कि एक जगह नहीं बैठते हैं, अपनी स्थिति क्या होते हैं बदलते रहते हैं जीन। ऐसे जीन को ही जंपिंग जीन कहते हैं। इसमें आपको क्या बड़ी दिक्कत है, और इसकी खोज बारबारा मैकलिंटॉक ने की थी, और की कब थी, 1983 में मक्का के पौधे पर भी की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हम लोग बार बार बात कर रहे थे जीन्स के बारे में, जंपिंग जीन, राजसी जीन के बारे में, यानी कि जंपिंग जीन के बारे में, लेकिन अब हम बात करें जीन ही क्या होते हैं। भाई जंपिंग जीन के बारे में हमने बात की कई प्रकार से, जैसे कि हमने जीन के बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बात की, आनुवंशिक, ठीक है, वहाँ पर भी जीन के बारे में बात हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे जीन ही क्या है। जीन क्या है, सबसे पहले जीन नाम जो दिया था वो जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था, जीन नाम जोहानसन ने। जोहानसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन नाम दिया था। ठीक है,
होता क्या है, डीएनए का एक ऐसा खंड होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को वंशागत करता है। देखिए ऐसा तो है नहीं पूरा डीएनए जो है वो वंशागत कर देगा, क्योंकि लक्षण तो आनुवंशिक बहुत होंगे, यानी कि कलर का रंग, बालों का रंग, इस तरीके से बहुत से रंग होंगे, बहुत से लक्षण होंगे जो आपको डिसाइड करना है। भाई डीएनए तो एक होगा, मतलब कोई डीएनए की कैसे इतनी बड़ी डीएनए की तो चेन होती है, वो कैसे डिसाइड करेगा। तो होता क्या, डीएनए के जो खंड होते हैं उन पर क्या होते हैं, डीएनए के खंड जो आनुवंशिक लक्षणों को, डीएनए के कुछ खंड होते हैं उन पर ऐसे ऐसे बिंदी ऐसी रखी होती हैं, वो ही जीन होते हैं। उनमें कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, आप समझिए कि मेमोरी की तरह कार्य करते हैं, और वो उन लक्षणों को क्या करते हैं, वंशिक यानी कि वंशागत करते हैं, और हम उसे ही हम जीन कहते हैं। ऐसा डीएनए का एक ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षणों को वंशागत करता हो, हम उसे जीन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं संकर क्या होता है। संकर क्या है, समझिए संकर क्या है। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, जैसा कि आप लोग समझिएगा, मान लिया हमने एक कैपिटल टी, लंबा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, स्मॉल टी, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता तो जिससे उत्पन्न संतति को ही संकर कहते हैं। जैसा कि अगर हम इसके युग्मक बना लें, युग्मक इसके ए बनेंगे और इसके युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेंगे। जब हम इनमें क्रॉस करा देंगे, समझिएगा, जैसा कि इसका क्रॉस यानी कि तो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, और इसका इसके साथ तो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। अब हम इसका कराएंगे किसके, इसके साथ, तब क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका अब हम इसके साथ कराएंगे। आप इसको चेकर बोर्ड के जरिए भी करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी कैसे बन रहे हैं, दोनों में लक्षण दोनों जैसे हैं, तो क्या हो गया, एक संकर हो गया ना। इस क्रिया को ही संकर कहते हैं। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो जो संतति बनती है उसे ही हम संकर कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप समझिएगा। देखिए जैसा कि अब इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन कहता है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, आप समझ लीजिए, मैं और ऊपर कर देता हूं। देखिए जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसा कि इसमें हमने क्रॉस कराया तो ये क्या था, लंबा था, और ये क्या था बौना, ये लंबापन था, ये बौनापन था। तो देखिए मेंडल ने कहा था कि अगर लंबे और बौने में क्रॉस कराया जाए तो उसमें लंबापन जो होता है वो प्रभावी होता है। तो इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, तो समझिए जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में हम क्रॉस कराएंगे तो दो जो लक्षण तो कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, कि दिखा पाते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसा कि अगर हम जैसे कि इसमें हमने क्रॉस कराया तो इसमें जो पौधा बनेगा वो हमारा लंबा ही बनेगा। मेंडल का नियम ये कहता है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में प्रदर्शित कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। इसमें प्रभावी लक्षण कौन होगा, लंबापन होगा, प्रभावी होगा। यहाँ पर भी अगर पौधे की बात करें तो ये लंबा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं, प्रभावी तो बात हो गई, अप्रभावी क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट अगर हम बात करें अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण। जैसा कि स्मॉल टी यानी कि जो बौनापन है वो कैसा है, एक लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। आप इसी डायग्राम को इन तीनों क्वेश्चन में आप बना सकते हैं। अगर आपको अच्छे से डायग्राम बना देंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जो लक्षण अपने आप को, अपने लक्षण को पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आई होप एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 16 है कि पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु क्या होते हैं। ट्रांसजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु या पारजीनी जंतु क्या है। समझिए ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करके विकसित किया गया हो। ऐसे जंतु होते हैं जिनके हमने आनुवंशिक जो संगठन था, यानी कि जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स थे, उन जेनेटिक्स जो यानी कि अगर हम बात करें आनुवंशिक जो संगठन था उसमें हमने क्या कर दिया, फेरबदल, उसमें अच्छे जीन को डाल दिया, और यानी कि जो हमारे काम का जीन था उसको हमने उसमें प्रवेश करा दिया, और जो हमारे काम का था उसमें निकाल दिया। तो उसके जो संगठन था उसमें हमने परिवर्तन करके उसको विकसित किया गया। उन्हें हम पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु कहते हैं। जैसे कि मूसा होता है, मूसो होते हैं, पारजीनी भेड़ भी आती है, जैसे कि डोली गाय भी आती है, डोली भेड़ भी होती है।
इस तरीके से जो जंतु बने थे उन्हें हम पारजीवी जंतु कहते हैं। जैसा कि ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करके विकसित किया गया, ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक जो संगठन है उसमें फेरबदल कर दिया गया हो, तो उन्हें ही पारजीवी जंतु या ट्रांसजीनिक जीव जंतु कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, समरूपण या संरूपण क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है संरूपण या समरूपण, आप कुछ भी लिखा मिल सकता है। देखिए संरूपण या समरूपण किसे कहते हैं। संरूपण या समरूपण क्या है, बेप्राणी या बेजीव, समझिए बेप्राणी या बेजीव, या आप लिखेंगे ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो अपने आंतरिक वातावरण, आंतरिक जो वातावरण होता है या पर्यावरण आप बात करें, को स्थिर नहीं रख पाते। आंतरिक जो पर्यावरण होता है या आंतरिक वातावरण होता है उसको स्थिर नहीं रख पाते हैं। अपने आप के जो वातावरण के अनुसार, अपने आप को पर्यावरण के अनुसार स्थिर नहीं रख पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाते, यानी कि एक समान नहीं रख पाते हैं, उन्हें ही हम संरूपण या समरूपण कहते हैं। कॉन्फॉर्म कहते हैं इन्हें, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 18, समिष्टि किसे कहते हैं, यानी कि समिष्टि किसे कहते हैं। देखिए समिष्टि क्या होता है, यानी कि हमने मान लीजिए कि किसी एक नियत समय काल पर, कोई एक निश्चित समय काल है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवधारियों को समष्टि कहते हैं। मान लीजिए एक निश्चित समय पर, निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 50 गाय हैं, तो निवास करने वाली 50 जो गाय होंगी या जीव होंगे, तो गाय का मतलब आप जीव समझिए, उसमें आपको आप भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे, यानी कि जीव की बात करें, प्लांट हैं, जीव भी आ जाएंगे, जैसे कि सांप, कीड़े मकोड़े, जो भी जीव हैं वो सब आ जाएंगे। तो जीवधारियों को समिष्टि कहते हैं। समझिए किसी एक निश्चित समय काल पर, किसी एक निश्चित समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवधारी की जो जीवधारियों को हम क्या कहते हैं, समिष्टि कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकोटोन की। क्वेश्चन नंबर 19 है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो जोन होता है, उसे ही इकोटोन कहते हैं। अगर दो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके बीच में जो आप समझिए कि जोड़ का निशान जो पड़ा होगा, या जो एक पारिस्थितिक तंत्र को दूसरे से जोड़ता होगा, उसके बीच को जो जोन होगा उसे ही हम इकोटोन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए आप इस पर भी स्टार बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बात कर लेते हैं कि जीवोम क्या होता है, कि जीवोम क्या है, जीवोम किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से मिला होगा। जीवोम क्या होते हैं, दो या दो से अधिक समुदायों के समूह को जीवोम कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक जो समुदाय के समूह है, समुदाय जैसे कि रहते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय में, यानी कि दो या दो से अधिक समुदायों के समूह को जो हम कहेंगे वो उसे हम जीवोम कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक समुदाय रहते हैं एक जगह पर और उनका जो एक समूह बन गया होगा, उस समूह को ही हम जीवोम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये 20 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने आपको ये वीडियो दिया। इसमें सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों ने देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।